जिस दिन एक विलक्षण प्रतिभा का जन्म हुआ। हर युग में, हर सदी में, दुनिया में, ब्रह्मांड में कोई ना कोई ऐसे व्यक्तित्व पैदा होते हैं जो इतिहास बना जाते हैं, जो समाज को, दुनिया को धरोहर देके जाते हैं, जो जब तक सृष्टि रहेगी, ब्रह्मांड रहेगा, दुनिया रहेगी, मानव जाति रहेगी, बरकरार रहती है। बाबा साहब अम्बेडकर भी ऐसे ही एक व्यक्तित्व हैं। किन परिस्थितियों में पैदा हुए, किन हालात में जन्मे, क्या क्या सहा उन्होंने, ये मैं समझता हूँ कि बच्चे जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप सभी लोग, इन सब ने कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में इस बात का जिक्र देखा होगा। उन्होंने छुआछूत का भी माहौल देखा, स्कूल के बाहर पढ़ के उन्होंने वो किया। तो यहाँ तक विडम्बना यहाँ तक भी है कि जब वो विदेश से डिग्री लेके और सूट बूट में भी आए थे, जब टाई लगा के, बाबा साहब हमेशा ये क्यों पहनते थे कि लोगों को ये एहसास हो जाए कि विदेश के लोगों ने इनको इस रूप में स्वीकार किया है और आपका भारत और आपके समाज के लोग आपको स्वीकार नहीं करते हैं। तो जब ये आए और वापसी आए थे वहाँ से डिग्री लेके, बहुत बड़ी डॉक्टरेट की उपाधि लेके, उसके लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा था। ये भी एक इतिहास की बात है, एक अनछुआ पहलू है जो अगर लिटरेचर में जाते हैं तो हम लोग उसे समझ पाते हैं कि अंग्रेज़ों ने भी उनके किसी बात पर जब थीसिस सबमिट कर रहे थे, डॉक्टरेट में थीसिस देनी पड़ती, तो बाबा साहब ने जो कुछ उनके साम्राज्य पर एक प्रहार किया था, उस पर ऑब्जेक्शन किया था, उसकी वजह से उन लोगों ने भी उनको डिग्री देने से मना कर दिया था, डॉक्टरेट देने से मना कर दिया था। बाबा साहब उससे भी अड़े, उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा हक के लिए तो मैं अपने लिए भी लड़ूंगा और मेरे समाज के लिए और मेरे देश के लिए भी लड़ूंगा। लड़े उन्होंने और उसके बाद उनको वो डिग्री भी मिली। जब वो लेके बाहर वापस आ रहे थे, तो जब अपने गांव जा रहे थे, तो जो पहले घोड़ा वोड़ा भी नहीं होता था, अगर आप आज भी देखें तो कलकत्ता में आज भी लोग खींचते हैं उसको, रिक्शा खींचते हैं, मैन पुलर होता है वो। वैसे उन्होंने रिक्शा कर लिया, उनके पास अटैची वगैरह भी थी। बाहर से आए थे तो देखने में लगा कि बिल्कुल विशेष व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति, बैठ गए। अब चलते चलते रास्ते में जब बात हो रही थी, मतलब विडम्बना बता रहा हूँ मैं आपको कि कितनी मानसिकता और कैसे हालात थे। उन हालात में ऐसे व्यक्तित्व का निखर के आना और इतिहास बनाना, ये बहुत बड़ी विलक्षण प्रतिभा की निशानी है। तो उन्होंने पूछा भैया कहाँ पर हो रहा है? मैं अपनी भाषा बोल रहा हूँ, तो भाषा वहाँ की थी, महाराष्ट्र की दूसरी भाषा थी। कहाँ किस गांव जाना है, किसके घर जाना है, कौन बिरादरी है। जब वो पूछताछ हुई है, पता लगा कि महार बिरादरी के हैं, तो वो जो रिक्शा चलाने वाला था उसने वहीं की वहीं छोड़ दिया रिक्शा। बोला भाई तेरे को मैं नहीं दूँगा, तू निम्न बिरादरी का है, तू छोटी बिरादरी का है। बीच में अटक गए, स्थिति ये आई फिर कैसे जाएंगे। बोल तू चला, मैं बैठूंगा और वहाँ तक ले चलूँगा। तो बाबा साहब ने वो रिक्शा खुद चलाया और वो अपने सामान समेत उस आदमी को समेत लेकर अपने घर तक गए, उसको मजदूरी भी दी। ये परिस्थितियाँ मतलब थी, जो इतना भेदभाव, इतनी सारी बातें उस ज़माने में थी, तो आदमी के दिमाग और मन को बैठ जाती हैं ये चीज़ें। लेकिन इन परिस्थितियों से निकल कर भी बाबा साहब ने जो बाद में किया, कांग्रेस के साथ जुड़े, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा नहीं जीतने दिया। ये बड़ी विडम्बना है। उनके दोस्तों ने उनकी काबिलियत के आधार पर राज्यसभा से तो लेके आए, लेकिन कांग्रेस ने दोनों बारी उनको नहीं जीते, जबकि ये तय हुआ था कि एक विद्वान आदमी है, संविधान दिया है, इसके बाद में इनके खिलाफ कोई चुनाव लड़ाना ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने चुनाव में अपना कैंडिडेट उतारा और उनको जीतने नहीं दिया। दोनों बारी चुनाव हारे, एक बाई इलेक्शन हारे, पूरा इलेक्शन हारे, राज्यसभा से रहे। बाद में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बाबा साहब के बारे में कही जा सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो उनकी जो शिक्षण था उनका, वो इतना बेहतरीन था कि जितनी डिग्रियाँ उनके पास हैं, उनका आज भी कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है। जितनी डॉक्टरेट की पदवी, जितनी डॉक्टरेट की पढ़ाई बाबा साहब ने की है, उतनी पढ़ाई विश्व में किसी ने आज तक नहीं की। इसलिए उनको अंग्रेजी में सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है। जैसे ज्ञान की देवी माँ सरस्वती हैं, माँ भगवती, ऐसी उनका प्रतिबिंब और प्रतीक कहा जाता है बाबा साहब। और उसी सोच के साथ जब उन्होंने संविधान की रचना की, तो कहीं ना कहीं भ्रांति के चलते लोगों ने बाबा साहब को एक विशेष समुदाय के साथ जोड़ दिया और हमारे मन में एक खाम का एक विध्वंस या एक अलगाव बाधा पैदा कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। इन्होंने संविधान देश का बनाया था, कोई दलित के लिए नहीं बनाया, सिर्फ कोई जाटव के लिए, खटीक के लिए, वाल्मीकि के लिए, धोबी के लिए, इनके लिए बनाया। इन्होंने सबके लिए बनाया। जितनी भी कौम है, जितना भी हमारे भारतीय मूल के लोग हैं, जो हमारे भारतीय लोग हैं, जो नागरिक हैं भारतीय, संविधान उनको दिया और उसी के तहत सबको समान अधिकार वोट का दिया।
हर धर्म का, हर जाति का, हर समुदाय का वोट बराबर की कीमत है। शुरुआत में ये बात आएगी कि आदमी के हिसाब से हैसियत के साथ वोट की कीमत रख दो। जैसे एक वोट के मायने 1000, दूसरे वोट के मायने 500, उसकी वोट की कीमत ऐसे ऐसे आज भी कई जगह वोट की कीमत चलती है, शेयर की कीमत चलती है। बाबा साहब ने इनकार किया, नहीं, असमानता फैल जाएगी, लोग कैप्चर कर लेंगे, शेयर मार्केट हो जाएगी, किसी ने शेयर ज़्यादा खरीद लिया, कंपनी हड़प देगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। वोट का मूल्य सबके लिए बराबर रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी और हमारा जो भारतीय नागरिक है उसे कभी एहसास नहीं होगा वो आज़ाद भारत का नागरिक है। तो ऐसी बहुत सी बातें बाबा साहब ने हमारे देश को, हमारे संविधान को दी। सबसे बेहतरीन संविधान है, विश्व का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है, लिबरल है, हर एक को समानता का अधिकार देता है, किसी के साथ कोई भी जाति होती है उसको पूरा अधिकार देता है कानून प्रावधान में जाने का। और बहुत पहले सबसे शुरुआती दौर में अगर कहा जाए कि सबसे पहले महिला उत्थान की बात करने वाले बाबा साहब ही थे। आज़ाद भारत में सबसे पहले महिला उत्थान की बात करने वाले, महिला शिक्षण की बात करने वाले, महिलाओं को भागीदारी देने की बात करने वाले। पहले प्रॉपर्टीज़ वगैरह में महिला कभी भागीदार नहीं हुआ करती थी, वो सब देन भी बाबा साहब की है। और होते होते आज उसी प्रावधान का नतीजा है कि आज 50% पे नगर पालिकाओं में, पंचायत समितियों में, पंचायत चुनाव में आज महिलाएं हमारी भागीदारी निभा रही हैं। नौकरियों में तो बिल्कुल है, आज हर फ्रंट पे महिला हमारी है। तो ये बाबा साहब के उसी संविधान का प्रावधान है जिसकी वजह से आज हम बहुत अच्छी स्थिति में भारत देश में विचरण करते हैं, रह रहे हैं और आगे अग्रसर हो रहे हैं, बहुत अच्छी तरह अग्रसर हो रहे हैं। अभी ये एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है कि कोरोना नाम की एक महामारी, प्राकृतिक आपदा, एक वैश्विक बीमारी का ये बहुत बुरा काल है, बुरा दौर है पूरी दुनिया के लिए। भारत भी उसकी चपेट में है, लेकिन भारत में वर्तमान सरकार ने पिछले साल भी मोदी जी की सूझबूझ ने इसको कंट्रोल में रखा। फिर कोशिश की जाएगी और सरकार जो करेगी सो करेगी, लेकिन अब चूँकि हम इसके दौर से एक बार गुजर चुके हैं तो हमारी भी ये जिम्मेदारी है, जितने नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं, ये मास्क लगा के रखो, अभी भी लगा के रखो, आप उतारो मत, लगा के रखो इसको। कहीं पे भी जहाँ भी गोष्ठी में बैठो आप, ये ज़रूरी है, इससे कोई बहुत वो नहीं होगा। लेकिन हम कोई भी संक्रमण हमारा किसी से ना ले, ना हम किसी को दें। और किसके अंदर क्या बैठा हुआ है दुबक के कोई नहीं आता, चलो भाई लगा लगा दीजिएगा, ऐसा मत करिए, तेरा थोड़ा अच्छा वैसे नहीं बेटा, तुम लोग समझदारी से रहो और लोगों को सीख दो। तुम नेहरू युवा केंद्र के NYC हो, हाँ तुम लोग कैसे भर्ती हुई, तुम्हारी क्या बोलते तुम लोगों को, NYC बोलते हैं, NYC माने कॉप्स होता है, तो अपने आप में कैडेट वॉलेंटियर हो, वॉलेंटियर हो। हाँ तो वॉलेंटियर तो बहुत जिम्मेदार होता है। वॉलेंटियर अपने आप में एक ऐसा लफ्ज है जो जब भी वॉलेंटियर लफ्ज नाम सामने आया है तब वो बहुत अच्छा उसमें, क्योंकि उसका मायने बड़े अच्छे हैं। स्वेच्छा से वॉलेंटियर माने स्वेच्छा से अपनी सेवाएं देने वाला आदमी, तो जो स्वेच्छा से दे रहा है समझ से दे रहा है, तो आप तो बल्कि दूसरों के लिए मिसाल बनो। और आज बाबा साहब की जयंती पर जहाँ हम बाबा साहब जैसे महान महामानव, एक सिंबल ऑफ नॉलेज और संविधान के रचयिता की जयंती पर उनको नमन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, हम इस बात की भी सीख लें कि शिक्षा हमारे जीवन का बहुत अभिन्न अंग है। बाबा साहब ने उसी शिक्षा को ग्रहण करके अपने आप को किन परिस्थितियों से कहाँ तक ले गए और आज महामानव के रूप में उनकी पूजा होती है, उनको स्मरण किया जाता है। तो देश में ही नहीं विदेशों में उनकी वो है। इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में उनके 5 धाम बन गए हैं। 5 जगह ऐसी स्मृति बनी है उनकी जहाँ जहाँ उनका दखल रहा। विदेश में भी एक प्रॉपर्टी को सरकार ने लेकर उनकी जहाँ उन्होंने स्टडी करके डिग्रियाँ हासिल की, जहाँ उन्होंने नाम किया भारत का, उस जगह को उनकी स्मृति बनाया है। दिल्ली में एक इंटरनेशनल सेंटर बना है बाबा साहब के नाम का, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। जहाँ बाबा साहब पैदा हुए महुआ में, वहाँ उनकी जो पहचान बनी है, वहाँ उनका मेमोरियल है। जहाँ उनकी अंतिम सांस रही अलीपुर रोड पर दिल्ली में, वहाँ उनकी एक बनी है। और जहाँ उन्होंने अपना जो धर्मांतरण का जो बड़ी सभा जो आखिरी उनकी मृत्यु से पहले जो उन्होंने की थी वो महाराष्ट्र में, वहाँ पे 5 जगह उनकी ऐसी चीज़ें जो भारत सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में बनी हैं, बीजेपी सरकार ने बनाई हैं। इस बात के लिए मैं इस मंच के माध्यम से भाजपा की मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बाबा साहब जैसे लेजेंडरी के जो ये स्मृतियां हैं इनको बनाकर उनको अमर करने में जो योगदान किया है उसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। और मैं आपसे चाहूँगा कि बाबा साहब के जीवन से, बातों से प्रेरणा लेकर
और आज के परिवेश में इसी के साथ साथ मैं एक निवेदन है कि कोरोना के चलते आप खुद भी संभल के रहें और जो भी मिले उनको भी थोड़ा समझाओ, टोको, क्योंकि ये बढ़ना नहीं चाहिए। कि लॉकडाउन लगने में 2 मिनट लगती है, कोई भी फिर जैसी परिस्थिति खराब होगी फिर हमें घर बैठना पड़ेगा, फिर हमारी सारी सेवाएं ठप हो जाएंगी। ऐसे हालात ना पैदा होंगे और नौजवानों की जिम्मेदारी ज़्यादा है। अच्छा, ये इस बार नौजवानों को भी नहीं छोड़ रहा है, पहले बता दूंगा। पिछली बार ये बूढ़ों पे था, पिछली बार तो बूढ़ों पे था ये मामला, बुजुर्गों पे था। अब के तो नौजवान भी आ रहे, बच्चे भी चपेट में आ रहे। इस बार देखो, आप टीवी में देखो, कोई ना कोई हेल्थ एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि साहब अभी तो ये सबको इफेक्ट कर रहा है, जबकि पिछली बार ये क्लियर था कि बच्चों पर बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा। उनकी ह्यूमन पावर बहुत अच्छी होती है, वो डेवलप होती है, एंटीबॉडी होते हैं, 12 साल की उम्र तक डेवलप होते हैं, तो वो डेवलपिंग में थे, इसलिए उनको इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अब तो बच्चों को भी कर रहा है, तो कहने का मतलब उसका विकराल रूप है और हमें संभल के रहना है। बाकी तो कुदरत की मार है, कुदरत ही जाने क्या होने वाला है, लेकिन प्रिकॉशन, सावधानी हमारे हाथ में। अब हाथ छोड़ के गाड़ी चलाएंगे तो मरेंगे, पक्का मरेंगे। पकड़ चला ले, स्पीड 40-60 में कंट्रोल में रखोगे तो समझ जाओगे कोई आगे जाएगा तो, और 100 में घुर घुर करोगे तो जब बच्चा एक्सीडेंट होता है तो फिर क्रैश होता है, फिर तकलीफ होती है। अरे यार वाली निकलो, मर होता है, मर बाई जम क्या मर गो, क्यों भाई? इसलिए कि कंट्रोल में नहीं। तो सावधानी बरतना हमारे हाथ में, वो हम जरूर करें। बाकी ऊपर वाला जाने, हम उसी के भरोसे हैं। ये पूरा ब्रह्मांड कुदरत के भरोसे, ये कुदरत का ही कहर है, इंसान का किया वो कुछ नहीं है। इंसान इससे जूझ रहा है, लड़ रहा है, अपने विवेक का इस्तेमाल कर रहा है। अपने विवेक का इस्तेमाल करके हम सावधानी बरतें। जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, वो इसका वैक्सीन निकाल रहे हैं, इसकी दवाई ढूंढ रहे हैं। तो जब तक वो काम करें तब तक हम सावधानी बरतें, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस मौके पर बाबा साहब के श्री चरणों नमन करते हुए, उनको याद करते हुए, ये एक मैसेज जो आज के लिए बहुत ज़रूरी है, आप इस पर भी गौर करें। और बाबा साहब फिर मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ और मैं आशा करता हूँ बाबा साहब के जीवन से जो भी कुछ उनका जीवन का सार है, उससे हम भी कुछ ना कुछ सीखें, हम भी उसी ट्रैक पे आगे बढ़ें और अपने आप को ठीक रखें। और देश के विकास में, देश के आगे बढ़ाने में जो हमारा योगदान हो सकता है नौजवानों का, किसी न किसी माध्यम से। आप यहाँ जुड़े हैं NYKS के उसके उनको जुड़े हैं, जो भी आपका जिम्मेदारी है उसको साल भर 2 साल जो भी आपको मौका मिले उसमें करो। और यहाँ से निकल के बच्चे बहुत आगे तक पहुँचे हैं, उनको पुरस्कार तक मिले हैं। आई रिमेंबर 2-3 बच्चे आपके लोगों को यहाँ पे राजकीय पुरस्कार तक मिले हैं। काम किया है, आपको आगे मौका मिलेगा। आपने अच्छी जगह ट्रेनिंग भी अटेंड की है, राष्ट्रीय स्तर पर भी आप गए हैं, तो जानकारी का मौका मिलता है, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। सरकार के जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो योजनाएं हैं, उनको आगे चल के आपने कैसे करना है। ठाकुर साहब इसमें बहुत पुराने हैं, राणा साहब भी हैं, डिप्टी डायरेक्टर हो गए, कहीं और चले जाए बेशक कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इनका माध्यम मिलता रहेगा। मैं इस संस्था से अदरवाइज जुड़ा हुआ हूँ पहले से, शुरू से, क्योंकि ये राजीव गांधी जी ने बनाया था उस वक्त, और हम उस वक्त उनके सिस्टम में हुआ करते थे। और हमारे एक इमीडिएट सीनियर थे, ठाकुर साहब जानते हैं, ड्राफ्टिंग उनकी है इसमें, दादा DP राय की ड्राफ्टिंग है इसकी, क्या इसका फंक्शन रहेगा, कैसे काम। तो ये बहुत बड़ी बात है, उनका जिक्र है, उनका नाम है, और वो ऐसे व्यक्तित्व हैं। ठाकुर साहब से मैं मिलवाया हुआ उनको, और मेरे इमीडिएट सीनियर थे वो, तो हम बहुत करीब रहे हैं इस संस्था के उस हिसाब से। तो ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है आप लोगों को सीखने का, समझने का, समझाने का, सरकार की नीतियों को आगे ले जाने का और जुड़े रहने का। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, समय की थोड़ी शॉर्टेज है, 4-5 प्रोग्राम और हैं। आज बाबा साहब का जन्मदिन है, कई जगह और जाके लोगों से बातचीत करनी है, उनका मिलना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बाबा साहब के इस जन्मदिन पर फिर से नमन करते हुए मैं अपेक्षा करता हूँ कि उनका अनुसरण करें और अपना ध्यान रखें, और कोरोना की इस लड़ाई में पहले स्वयं को बचा लें, उसके बाद सेवा और योगदान में अपने आप को तत्पर रखें। धन्यवाद, जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारा